माननीय अध्यक्ष जी, अगर नारे नहीं लगाओ तो उचित रहेगा। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 3 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री काली प्रसाद पांडे 8वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के गोपालगंज संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे बिहार विधानसभा में भी सदस्य रहे। श्री काली प्रसाद पांडे का दिनांक 22 अगस्त 2025 को 78 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हुआ। श्री रामेश्वर डूडी राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे तथा वे खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य रहे। वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री रामेश्वर डूडी का निधन 62 वर्ष की आयु में दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को बीकानेर में हुआ। श्री श्याम सुंदर लाल 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। राजस्थान के तत्कालीन बयाना संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री श्याम सुंदर लाल का 28 नवंबर 2025 को दिल्ली में 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के लिए मौन रहेगी। धन्यवाद सभापति महोदया। अभी वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण चल रहा है सभापति महोदया, और मैं लगातार इन बातों को पिछले 10-12 साल से उठाता रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर कि मेरा जो इलाका है संथाल परगना, जहाँ से कि मैं सांसद हूँ, 1951 में वहाँ 45% आदिवासियों की आबादी थी और अभी जब 2011 की जनगणना हुई तो केवल 26-27% है, और जब अभी 26-27 में जनगणना होगी तो मुझे लगता है कि वो 21 या 22% हो जाएगी। लगभग हम आदिवासियों की यहाँ बात करते हैं, आदिवासियों की सुरक्षा की बात करते हैं, लगभग 50% आदिवासी गायब हो गए। मुसलमान की आबादी हमारे यहाँ 9% थी, वो अब 24%। पूरे देश भर में मुसलमान केवल 4% बढ़े हैं। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, हमारे यहाँ मुसलमान 15% बढ़े हैं। जहाँ की विस्थापन है, जहाँ पलायन है, जहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है, ये कौन से लोग? ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो हमारे यहाँ आ गए हैं। उनसे वोट प्रभावित करके ये सारी अपोजिशन चुनाव जीतती है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ये जितना मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, जहां मैं अभी इंचार्ज भी था, साहबगंज, पाकुड़, सबों के लिए जो है एक कोहेसिव प्लान बनाया जाए, बीएसएफ को पूरा अधिकार दिया जाए और एनआरसी लागू करके सभी बांग्लादेशी को घसीट कर जो है बाहर किया जाए। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य श्री विप्लव कुमार देव जी। विप्लव देव कुमार जी। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अगरतला एमबीबी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने हेतु विषय उठाना चाहता हूं। अगरतला एयरपोर्ट जो है 1000 अंतर्राज्यीय और 200 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की क्षमता है, संपन्न है। इसके अलावा इसमें 20 चेक इन काउंटर है, 4 यात्री बोर्डिंग ब्रिजेस भी है और बस सालाना 3 मिलियन यात्रियों का क्षमता है। इसमें 18.85 करोड़ रुपए की राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को त्रिपुरा सरकार ने भुगतान किया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने एमबीबी हवाई अड्डा अगरतला को इमिग्रेशन काउंटर के लिए विभिन्न रैंकों का
25 पुलिस कर्मियों को तैनात की मांग की थी, वो भी त्रिपुरा सरकार ने कर दी गई है। ILS सिस्टम है, ग्राउंड लाइटिंग सुविधा भी वहाँ है। और 4/1/2023 में MBB हवाई अड्डा को सीमा शुल्क चेक पोस्ट घोषित कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से और हमारे सिविल एविएशन मंत्री जी से आवेदन करना चाहता हूँ कि अगरतला एयरपोर्ट को इमीडिएट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा करें, क्योंकि सभी जो कार्रवाई है जो टेक्निकल वो हो चुकी है, और इमिग्रेशन पोस्ट अधिसूचित करने की कृपा करें और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन जल्दी से जल्द शुरू करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य जून मल्लाह जी। माननीय सदस्य श्री रंगअप्पा बरने जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पुणे से बेंगलोर जाने वाला राष्ट्रीय महामार्ग 48 जो कातरज टनल से नवले ब्रिज तक जाता है, वहाँ ज़्यादा ढलान होने के कारण हर हफ्ते वहाँ एक्सीडेंट होता है। 13 नवंबर को जो एक्सीडेंट हुआ उसमें 8 लोगों की जान चली गई, 22 लोग इंजर्ड हुए। वहाँ पर नवले ब्रिज पर अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूँ कि वहाँ सेफ्टी ऑडिट किया जाए, ढलान को सुधार दिया जाए, और वहाँ से सर्विस रोड अगर निकाल दिया जाता है तो कई सारे लोगों की जान जाती है, वो जान नहीं जाएगी। साथ में नवले ब्रिज को उच्च प्राथमिकता दुर्घटना न्यूनीकरण क्षेत्र घोषित किया जाए, और राष्ट्रीय मार्ग होने के कारण कई सारे हेवी ट्रैफिक है, वहाँ पर कई सारे ट्रक जाते तो ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आम लोगों की जो जान जाती है वो जान आगे चलकर नहीं जाए, इसके लिए ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री इमरान मसूद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से टीटी निर्णय पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हेतु विधायी हस्तक्षेप की मांग के लिए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं आजीविका से जुड़ा ये एक अत्यंत गंभीर विषय माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कक्षा 1 से 8 तक सभी शिक्षकों के लिए नियुक्ति की तिथि चाहे वो जो भी हो, शिक्षा पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। सभापति महोदय, इस निर्णय से प्रदेश सहित देश भर के लगभग 20 लाख शिक्षकों का क्वालिफाइड और एग्जेम्प्टेड दर्जा संकट में आ गया। अनेक शिक्षक जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 NCTE 2010 की अधिसूचना के अनुसार विधि पूर्वक नियुक्त एवं विधि सम्मत रूप से मुक्त श्रेणी में दर्ज थे, वे आज असमंजस और तनाव असुरक्षा की स्थिति में पहुंच गए। अध्यक्ष महोदय, यह विवादित है कि RTI अधिनियम की और टेट की बाध्यता देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तिथियों से प्रभावी हुई है। उत्तर प्रदेश में इसकी प्रभावी तिथि 27 जुलाई 2011 है। नवीन निर्णय ने इन वैधानिक भेदों की उपेक्षा करते हुए हजारों शिक्षकों को अचानक असुरक्षित स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल उनके मनोबल पर पड़ेगा बल्कि विद्यालयी शिक्षा की स्थिरता पर भी पड़ेगा। सभापति महोदय, मेरी केंद्र सरकार से विनम्र मांग है, इस निर्णय को केवल बैलेंस के रूप में लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि प्रभावी अधिसूचना की तिथि से पूर्व शिक्षकों का वैधानिक दर्जा सुरक्षित रह सके। सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उपयुक्त संशोधन लाने पर भी विचार करे, ताकि देश भर के शिक्षा के सेवा अधिकार और सम्मान की रक्षा हो सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चंदन चौहान जी।